हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 2 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी कल आपका मैथ का क्लास नंबर 1 आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप पिछले क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में 95% जो आपके प्रश्न है ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाते हैं। रेयर क्वेश्चन है जो कि आपका 3 लाइन में आपका सॉल्व होता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। और आप जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वॉल्यूम 2 में आपका इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमारा एक का जा रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति कहा जा रहा है कि डैश के समान होगा। मतलब ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको अरेंज करना है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम 2 यहाँ पर कहने का हमारा ये मतलब है चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वॉल्यूम 1 में आपको 50 क्लास मैथ का प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपके मिक्सलेनियस क्वेश्चन होते थे। जैसे कि आप जानते हैं, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस कार्यालय परिचारी के अंतर्गत मैथ के आपके 4 से 7 से आपको 8 चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। और आपके मैथ के टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, तो टोटल आपका 30 क्वेश्चन आना है। तो 7 चौके 28, लगभग अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर से आपका 4 क्वेश्चन आपका रिपीट होता था। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट मुझे कॉल करते थे कि सर मैथ मुझे ऑलरेडी कुछ नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट किया वॉल्यूम 2 में आकर के। और मैंने ये किया कि जैसे मान लेते हैं, अगर आपका परसेंटेज का अगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में रहता था परसेंटेज का, तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहता था 5 में, तीसरा क्वेश्चन कहीं और चला जाता था, जैसे मान लेते हैं कि 17 में चला गया। और फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन रहता था ये सीधा मान लेते हैं कि आपके 30 में आपका चला गया। तो चीज़ें क्या होता था कि परसेंटेज के अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर कवर किए हैं, तो बीच में क्या होता था कि दूसरा क्वेश्चन आ जाता था, फिर आप परसेंटेज का कहाँ पर करते थे, जाकर के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो वॉल्यूम 2 में क्या हुआ है कि यही चीज़ें आपके सीक्वेंस में आ गया है। मतलब जो 5 नंबर पर था उसको 2 नंबर पर कर दिया गया है, जो 17 नंबर पर था उसको 3 नंबर में कर दिया गया। और अब क्या होता है कि जब परसेंटेज का क्वेश्चन आपको लगातार आपको मिलता है सीक्वेंस में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में ना समझ पाए तो क्वेश्चन नंबर आप 2 में समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 में नहीं समझ पाए तो आप 3 में समझ जाएंगे। और इसका ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन रहेगा, आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मात्र आपको 7 से 8 ही आपको चैप्टर पढ़ना है। और आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा था, जो आपके कार्यालय परिचारी का एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि चीज़ें आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे आपके अंतर्गत एक बेहतर बदलाव आएगा। और जो भी छात्र यहाँ पर 20 प्लस कर रहे थे, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता था और जिसको पहले से आता था, वो 25 प्लस एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे थे, यकीनन कि आप आपका मैथ में फुल आपका स्कोर होगा। पेशेंस रखेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति कहा जा रहा है कि डैश के आपके समान होंगे। जैसे हम आपको ये कहें कि अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप क्या करेंगे। तो मित्रों, आपको सिंपली क्या करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आप 18/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका चेंज हो जाता है किलोमीटर आपके प्रति घंटा में। आप चाहो तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि किलोमीटर अगर आपका प्रति घंटा है और इसको अगर आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप सभी लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। 5/18 से आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग गुना कर देंगे। क्लियर है। तो अब देखिए याद कैसे रखना है। देखिए, मीटर प्रति जो सेकेंड होता है ये आपका छोटा होता है, क्योंकि मीटर भी छोटा होता है किलोमीटर से, और जो सेकेंड है ये घंटा से छोटा होता है।
तो मीटर प्रति सेकेंड से आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मतलब बड़ा यूनिट में। तो आप क्या करेंगे, 18/5 से आप गुना करेंगे, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या हो जाएगा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको जाना है कहाँ पर, तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर प्रति आपका सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर मैं मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो अब क्या है कि बड़ा यूनिट से आपको छोटा में आना है, तो ऊपर वाला क्या रखना है, आपको यहाँ पर छोटा रखना है। और वैसे भी 18 से 5 में आप भाग दीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा, इतना तो आप जान ही रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 14 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है। जैसे 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, मतलब छोटा यूनिट से आपको लेकर के जाना है बड़ा यूनिट में। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 चौके 72, 72 का 2 7 बचेगा, 18 कम 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 कम 18 और 7 आपका 25, बटा में आपका 5 हो जाएगा। डिवाइड कर लेना, देखिए 5 25 होगा, 2 नीचे आएगा, एक जीरो लग जाएगा, तो आपका साथियों कितना हो जाएगा, एक आपका जीरो लग जाएगा, तो फिर आपका जीरो हो जाएगा, और फिर आपका पॉइंट लग करके आपका 5 चौके 20। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आपका आएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर बी दिया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और वो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो दोनों मिल करके दूरी बन जाती है। ये आपको मैंने कई बार कवर कराया है, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर बिल्कुल समझ जाएंगे, चाहे पुल हो या फिर कोई भी आपका क्या हो, कोई आपका प्लेटफॉर्म हो। तो रेलगाड़ी सेल्फ डिस्टेंस को भी कवर करती है एंड जो प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस होती है इसको भी कवर करती है, और ये दोनों आपकी ऐड होकर के बन जाती है कुल दूरी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर एक क्या है, तो आपका लंबी रेलगाड़ी है। और वही अगर पुल की लंबाई की मैं बात करूं तो ये आपका 132 मीटर आपका लंबा है। मतलब अगर यहाँ पर मैं टोटल अगर दूरी की यहाँ पर बात करूं तो टोटल आपका दूरी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 110 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 132, ये दोनों मिलकर के आपका क्या बन जाएगा, आपका दूरी बन जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं ऐड कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा 4, और 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल दूरी होगा 200 आपका 42 मीटर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जरा आप गौर करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको चाल दिया गया है। चाल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चाल इसका दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको नीचे में जितना भी ऑप्शन आपको दिया गया है ये सेकेंड में दिया गया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी गई है। साथियों आप ऐसा करो, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दिया गया है इसको आप बना लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में अभी तुरंत मैंने आपको बताया है 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही चीज होता था जब आपका वॉल्यूम 1 चलता था। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रहता था, ये क्वेश्चन चला जाता था कहीं दूर दूर, जो कि आप तुरंत चीजों को सीख नहीं पाते थे। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, आप यहाँ पर तुरंत आप क्या है कि फिर 5/18 से गुना कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं, जैसा अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके, और जिससे कि एक अद्भुत आपके अंतर्गत बदलाव आएगा जब आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। यकीनन कि मैथ दोस्तों आपसे जो है बिल्कुल आपका बेहतर तरीका से आप मैथ को रौंद डालेंगे जब आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। पेन पेपर आप लेकर के बैठेंगे और आप रेगुलर क्लास को आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 18 से अगर काटेंगे, 18 चौके आपका 72 हो जाएगा, और 5 चौके आपका कितना हो जाएगा 20। यानी इसकी जो चाल होगा किलोमीटर प्रति घंटा से कहाँ पर आ गया, मीटर प्रति सेकेंड में। अब प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने कितना निकाला हुआ है 242, दूरी आपने कितना निकाला है, आपने निकाला है यहाँ पर 242,
और दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपने लाया है यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 2 से काटेंगे तो आपका 10 टाइम्स में कटेगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और आपका 2 एकम 2। अब यहाँ पर आप 10 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो 12 आपका 1 होगा। 12 आपका सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने समय निकाला है। तो 12 आपका 1 होगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ से सी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। तो कहा जा रहा है कि धारा की चाल क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा समय चीजें आपको नोट डाउन कराऊंगा, आप सभी लोग इसको ध्यान से रखेंगे। देखिए आप याद रखना, थोड़ा सा मैं पहले लिखा देता हूँ, फिर यहाँ से मैं हटाऊंगा इसको। आप देखिए इसको याद रखिएगा कि देखिए जो नाव की चाल होती है, कोई भी नाव है, अगर नाव की मैं चाल की बात करूं तो नाव की जो चाल होती है ये हमेशा आपका x किलोमीटर आपके प्रति घंटा होते हैं। कितना होते हैं? x किलोमीटर आपके प्रति घंटा होते हैं। और अगर आपको ये बात करें कि धारा की चाल क्या होती है, तो आप हमेशा के लिए आप नोट डाउन कर लेना, ये आपका हो जाएगा y किलोमीटर आपके प्रति घंटा। बस यही चीजें मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा कि आप ये याद रखना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होता है शांत जल में। याद रखना कि जब कहीं पर भी धारा की प्रवाह ना हो, वैसे केस में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जो आपकी धारा की चाल होती है ये आपके y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और साथियों आप मुझे ये बताओ, जब कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी जिस डायरेक्शन में धारा गमन करती है उसी डायरेक्शन में जब कोई व्यक्ति अगर तैरना चाहे या फिर आपका नाव हो, तो आप जानते हैं कि धारा की जो चाल होती है वो, और प्लस जो नाव की जो अपना खुद जो आपका चाल होता है, सेल्फ स्पीड होता है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में अगर आप तैरना भी चाहेंगे, आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में धारा गमन करती है उसी डायरेक्शन में अगर आप तैरते हैं तो धारा की चाल और आपकी जो चाल होती है ये आपका ऐड हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपके धारा के अनुकूल चाल होगा, धारा के अनुकूल चाल, या फिर आप ये कह सकते हैं धारा की दिशा में चाल। क्या कह सकते हैं? धारा की दिशा में जो आपका चाल होगा ये आपका कितना होगा, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि धारा की जो दिशा में चाल होगा ये आपका x प्लस आपका y हो जाएगा। x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि x तो आपका नाव की चाल है और y आपकी धारा की चाल है। तो धारा की दिशा में दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी आप सभी लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि धारा की दिशा के विपरीत, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ धारा की दिशा के विपरीत इसकी चाल क्या होगी, तब आप कहेंगे कि इसका जो विपरीत चाल होगा ये आपका हो जाएगा x माइनस आपका y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की विपरीत चाल, क्योंकि अगर धारा इस डायरेक्शन में चल रही है और आप अगर उल्टा डायरेक्शन से आ रहे हैं तो धारा क्या करेगी, आपकी चाल को धीमा कर देगी, इसलिए आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक आप चीज़ों को नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यहाँ से इसको हटाते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत, अच्छा धारा के विपरीत जो इसका दिया गया है कि 24 किलोमीटर ये चलते हैं, धारा के विपरीत कितना चलते हैं, तो कहा जा रहा है कि 24 किलोमीटर चलते हैं। और आप जानते हैं कि जो धारा के विपरीत आपका चाल होता है, धारा के विपरीत चाल क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका चाल x माइनस वाई हो जाएगा धारा के विपरीत, तो ये तो आपका चाल है ना x माइनस वाई, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि धारा के जो विपरीत इनका दूरी कवर किया गया है ये आपका कितना दिया गया है, आपको 24 दिया गया है। दूरी बट्टे आपका समय होगा चाल बराबर, क्योंकि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। दूरी आपको दिया गया है 24 है और समय आपको दिया गया 6 है, तो नीचे में आप 6 रखेंगे और 6 से इसको अगर आप काट देंगे तो 6 चौके आपका 24 होगा। यानी हमारा जो पहला इक्वेशन आएगा x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4। ये हुआ समीकरण हमारा 1। अब आइए आगे। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कहाँ पर, तो धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में तय करता है तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
और चाल बराबर क्या होता है, क्योंकि x प्लस वाई आपका क्या है, चाल है, और ये जो चाल है धारा की आपकी दिशा में है। तो x प्लस वाई बराबर आपका यानी चाल बराबर दूरी बट्टे आपका समय। दूरी आपको दिया गया 36 किलोमीटर, और कहा जा रहा है कि ठीक वही समय लगता है धारा के विपरीत में भी और धारा के आपके क्या अनुकूल में भी आपके 6 घंटा ही समय लगता है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, कहा जा रहा है हर बार 6 घंटा ही लगता है। तो यहाँ पर भी 6 से भाग दे देंगे और 6 से काटेंगे तो आपका 6 टाइम में कटेगा, यानी x प्लस आपका y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 6, और ये कहलाएगा हमारा समीकरण 2 कहलाएगा। अब क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि धारा की चाल क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों अभी आप याद करो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको ये कहा जाता है नाव की चाल तो आप कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर ये कहा जाता है धारा की चाल तो अभी मैंने तुरंत आपको नोट डाउन कराया है, अपना कॉपी में चेक करिए। मैंने आपको बताया था धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जरा ये बता दो कि धारा की चाल क्या होगा, मतलब आपको y का मान ये पूछना चाह रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो, जब x का मान निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके भाग दे देते हैं। मतलब 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10, और 10 में 2 से अगर भाग दे देंगे तो 5 आएगा। लेकिन ये जो 5 आएगा जब जोड़ करके भाग देंगे तो x का मान क्या लाएगा, यानी ये आपका नाव का निकल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें नाव का नहीं निकालना है, हमें निकालना है धारा की चाल, मतलब y का निकालना है। और जब y निकालना होता है तो आप क्या करते हैं कि दोनों को घटा करके आप क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो मतलब 6 में से अगर आप 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका कट जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ गया। थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखिए इस इक्वेशन में अगर आपको तकलीफ हुआ है समझने में कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, तो जरा आप यहाँ पर गौर करेंगे। जब भी कभी इस तरह का आपको इक्वेशन दिखे, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू आपको 4 दिया गया है, फिर आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपको यहाँ पर 6 दिया गया है। दोस्तों जब भी कभी x माइनस वाई और x प्लस वाई के रूप में आता है तो x को हम लोग बड़ा मानते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। और बड़ा वाला का वैल्यू निकालने के लिए साइड वाला जो होता है यानी 6 और 4 आपका, इन दोनों को जोड़ करके 2 से आप भाग दे देंगे। 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, जो कि आपका x का वैल्यू कहलाएगा। और अगर आपको y का निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, घटा करके भाग देंगे, इसलिए क्योंकि y आपका नेगेटिव होता है, इसलिए से हम लोग मानते हैं कि छोटा है। और अगर 6 में से 4 को घटाएंगे तो आपका 2 होगा, और 2 में आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, और y का ही हमें मान निकालना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ऐसे आप यहाँ पर रखना, घटाने पर लिख देना, x से x कट जाएगा और फिर आपका y जुट जाएगा, तो आपका 2y 6 4 10 ऐसे काट करके आप निकाल सकते हो। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और तुरंत अभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, और यही चीजें यहाँ पर अरेंजमेंट आपका किया गया है। तो प्रश्न हमारा जरा गौर करिएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में एक व्यक्ति की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हमारा कहा जा रहा है। जैसे मान लिया मैं कि धारा की जब दिशा में कह रहा है तो निश्चित तौर पर x प्लस वाई इक्वल टू आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। चलिए लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन में जब आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है कि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यहाँ पर आपको दिया गया है, मतलब y का जो वैल्यू है ये आपको दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। मतलब ये कह रहा है धारा के विपरीत इसकी चाल क्या होगी। तो यानी आप समझ रहे हैं आपको ये क्या पूछना चाह रहा है, आपको ये पूछना चाह रहा है धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर इसका मान क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर इसका मान क्या होगा। क्योंकि धारा के विपरीत आप जानते हैं कि आपका x माइनस क्या होता है, y होता है किसी भी व्यक्ति का चाल या आपका बोट की चाल। तो यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है, x प्लस वाई क्या दिया गया है, x प्लस वाई दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप सिंपली ऐसा कर लीजिए, यहाँ से इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर हमारा 15 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान देखिए कितना दिया गया है 2.5। तो यहाँ पर y के जगह पर आप रख देंगे 2.5 इक्वल टू आपका 15 होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका x इक्वल टू मान आएगा 1 पॉइंट आपका 15 में जाकर के उस पर जब आप घटा दीजिएगा तो ये आपका कितना बचेगा 15 में 2 पॉइंट अगर आपका 5 घटेगा तो कितना आएगा साथियों, बताइए आप सभी लोग। मुझे लगता है कि ये आपका 12.5 आएगा। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, आ जाएगा इतना। मतलब जो आपका x किलोमीटर प्रति घंटा आया है ये शांत जल में नाव की चाल आया है। हमें कह रहा है कि आप मुझे ये बताइए धारा के विपरीत चाल क्या होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि धारा के विपरीत क्या कहेंगे धारा के अगर यहाँ पर आपको विपरीत पूछा जा रहा है तो धारा के विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे x माइनस आपका y होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स का वैल्यू कितना आया है हमारा, तो आप कहेंगे 12.5 आया है। y का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, आप कहेंगे 2.5 दिया गया है। आप मुझे ये बताओ कि 12.5 में से अगर 2.5 को घटाएंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने। देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन लेंदी देख करके भागने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन जितना आपका हार्ड आएगा उतना तेजी से आपका बनेगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। एक अर्जुन कोई व्यक्ति है और इनको धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत दिशा में कहा जा रहा है कि 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल क्या है। अस्थिर जल में तैरने की चाल, इसका मतलब ये आपको पूछना चाह रहा है कि x का आप जरा मान बता दो क्या होगा। तो जरा गौर करेंगे, यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यानी अगर हम लोग यहाँ पर ये कहें कि जो आपका धारा की जब दिशा में ये चल रहा है कोई व्यक्ति, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसकी जो चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। साथियों जरा गौर करना, जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में चल रही है, हम नहीं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर एक धारा की दिशा में कोई व्यक्ति है जो कि 40 किलोमीटर तैरते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इसे 5 घंटा का समय लगता है। तो यानी x प्लस वाई आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर चाल कहलाएगा, क्योंकि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये चाल होगा। तो चाल ये आपका हो गया, यानी आप यहाँ पर लिखे हैं चाल बराबर। तो चाल बराबर आप मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी आपको दिया गया है 40 और समय आपको दिया गया 5 घंटा। आप यहाँ पर नजर टिकाए रखना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 अठे आपका 40, और ये x प्लस वाई क्या है, चाल है। और ये कहाँ का चाल है, तो धारा की दिशा में ये आपका चाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप समीकरण 1 के रूप में आप मान सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में हमारा आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फिर जब वही व्यक्ति धारा के विरुद्ध चलता है, यानी धारा के विरुद्ध इसका चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, आपका चाल कहलाएगा। x माइनस वाई क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। और ये कहाँ का चाल, तो धारा के विरुद्ध चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब धारा के विरुद्ध देखिए आपको दूरी कितना दिया गया है, आप यहाँ पर कहेंगे 24 दिया गया है। और हम अगर हम ये बात करें कि दूरी बटे समय, तो समय कितना दिया गया है, आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया गया है। इसको आप काट लेंगे 2 से, तो 12 दूना आपका 24 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगा साथियों, समीकरण आपका 2 कहलाएगा। आप मानना है तो मानिए, नहीं भी मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत उलझ जाना कि यहाँ पर समीकरण कैसे मानना है, ये चीजें ये सब में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जल में तैरने की चाल क्या है। मतलब यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि जल में तैरने की चाल, मतलब x पूछा जा रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो यानी आपको x पूछा जा रहा है और धारा पूछेगा तो डायरेक्ट आपको कह देगा कि धारा की चाल बताओ। तो x पूछा जा रहा है, मैं पुनः ही वही चीज करूंगा। मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि पहला इक्वेशन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू आपका 12 दिया गया है। आप जानते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जब आपको दिया रहता है, आप सिंपली क्या करते हैं, x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और अगर y निकालना है तो आप घटा करके 2 से भाग देते हैं। और आपको यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, जोड़ करके भाग देंगे। 8 और 12 को जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 20, और 20 में अगर आप 2 से भाग दे देंगे
तो आपका x का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप दोस्तों सीख गए, मेथड को पकड़ लिए, एग्जाम में आप तबाही मचा करके आएंगे। ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, अस्थिर जल में एक नाव की चाल दिया गया है आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल दिया गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप जानते हैं कि जो नाव की चाल होती है इसे हम लोग कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो हम निश्चित तौर पर यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि जो आपकी नाव की चाल होगा यानी एक्स का वैल्यू ये आपका कितना होगा, 13 किलोमीटर आपका प्रति घंटा होगा। और आप जानते हैं कि एक्स जैसे ही लिख देते हैं तो आपके माइंड में तुरंत खटकता होगा कि यहाँ पर नाव की चाल की बात हो रही है, और वाई लिखते होंगे तो आपके माइंड में तुरंत खटकता होगा कि यहाँ पर धारा की चाल की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है कि जो धारा की चाल है ये आपका दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब y इक्वल टू जो आपको दिया गया है ये कह रहा है कि आपका 4 किलोमीटर आपका प्रति घंटा है, यानी y की चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समय आपको निकालना है कि समय कितना लगेगा। जरा गौर करिएगा, देखिए आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है, और समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको चाल नहीं दिया गया है। चाल दिया गया है आपको क्या? चाल बिल्कुल आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चाल निकालिए कि चाल इसका कितना है, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए पता ही नहीं है कि नाव की चाल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि नाव की चाल है कितना। तो आइए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है ना, तो यहाँ पर देखिए आप जरा गौर करिएगा। प्रश्न का जा रहा है कि अस्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल दिया गया है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि धारा के विपरीत पूछा जा रहा है कि नाव की चाल क्या होगा। और यहाँ पर जो आपको नाव की चाल दिया गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा के विपरीत वाला चाल नहीं है, बल्कि ये आपका कौन सा चाल है, तो अस्थिर जल में नाव की चाल है। आपको अस्थिर जल में नाव की चाल अगर बताना रहता, पूछा जाता, तो फिर आपके क्वेश्चन में फिर क्वेश्चन क्यों रहता। तो यहाँ पर सिंपली तो आप 13 ही मार देते, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। जबकि आप जानते हैं कि जब धारा के विपरीत चलता है तो इसकी चाल क्या होता है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि विपरीत आपका चाल क्या होगा, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा अगर यहाँ पर हम लोग बोले तो इसका मतलब x का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 13, और y का वैल्यू आपको कितना दिया गया है आपका 4, क्योंकि y क्या है, नाव की चाल, और सॉरी धारा की चाल, और 13 क्या है आपका नाव की चाल। तो यहाँ पर आप घटा लीजिए तो विपरीत आपका चाल निकल जाएगा। तो देखिए 13 में से अगर 9 को आप 4 को घटाएंगे, 9 4 13, मतलब विपरीत जो आपका चाल इसका निकल करके आया है आपका कितना आया है, 9 किलोमीटर प्रति आपको क्या आया है, घंटा। तो विपरीत चाल हमारा निकल चुका है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विपरीत अगर चलता है तो कहा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और विपरीत चलता है तो आप जानते हैं कि कितना दूरी आपका तय करना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 68 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर तय करना है, और विपरीत चलने के लिए इसका जो नाव की चाल है ये आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 9 से आप भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय। और 9 से आप सभी लोग तेजी से 68 में भाग लगा करके आंसर ले आइए। बताइए आप सभी लोग कितना इसका आंसर आ जाएगा आपका। 9 से उसमें अगर आप भाग लगाइएगा तो 9 सते आपका 63, 7 घंटा लगेगा, 7 घंटा लगेगा। 9 सती आपका 63, कितना आपका बचेगा, 7 घंटा आपका 33 मिनट आएगा। कितना आएगा आपका, 7 घंटा आपका 33 मिनट आपका आ जाएगा। आप लोग इसको चेंज कर लेंगे, इससे आप इसमें भाग लगा लेंगे। 9 सती आपका 63, यानी 7 घंटा आपका 33 मिनट आपका आ जाएगा। एग्जैक्ट जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है
कि निम्न को हल करें। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसको हल करना है, सबसे पहले आप ऐसा करिए, इसको पूरा को आप अंडर रूट के अंतर्गत आप डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 4300 आपका 75, इसमें आप ऐसा करेंगे 7 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 7 से आप इसको काट लीजिए और पूरा को आप अंडर रूट में आप डाल दीजिए, क्योंकि दोनों पर आपका रूट है। देखिए इसको अगर हम यहाँ पर काटना चाहें तो कितना बार में कटेगा, 7 छक 42। ठीक है, एक बचेगा तो फिर आप 7 दूना यहाँ पर 14 कर देंगे। ठीक है, 7 दूना आप 14 कर देंगे। अब आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 14 और 3 आपका 17, तो 3 हो जाएगा तो 5 उतरेगा, 35 होगा, यानी 7 बचे आपका 35, 625 आएगा। और 625 का आपका वर्गमूल कितना निकलेगा, 625 का वर्गमूल आपका 25 आएगा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 10,201 का वर्गमूल कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 10,000 आपका 201 दिया गया है, इसका कहा जा रहा है कि वर्गमूल क्या होगा। डबल पर रेकरिंग लगाएंगे, डबल पर रेकरिंग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए सिंपली 1 इंटू अगर आप 1 करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए आपका 0 2 फिर आपका 0 1 आपको यहाँ पर उतारना है। एक एक को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप कितना से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपने डबल अंक को 2 बार उतारा है। पहले तो आपने 0 2 लिखा है, फिर आपने 0 1 को नीचे में उतारा हुआ है। तो जब आप डबल अंक को पुनः उतारते हैं तो एक आपको 0 देना है। अब इसमें गुना करते हैं 0 1 से, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 200 आपका 1। ये देखिए आपका साथियों आपका पूरा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आपने एक बार में गुना किया है पुनः 101 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ से सी में आपको दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो आपका सिलेबस है इसमें आपका वर्गमूल यानी आपका क्यूब रूट और आपका स्क्वायर रूट, ये सभी टॉपिक आपका मेंशन किया गया है। और ऐसा नहीं कि वर्गमूल अगर लिखा गया है तो बिल्कुल आपको इजी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कि आपको केवल वर्गमूल निकालना रहेगा। ये आप कभी भी मत सोचना, अच्छे तरीका से आप सभी लोग इसको बनाएंगे। आप याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट वाला आपका पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, आएगा तो इजी भी, लेकिन आप याद रखना कि अगर थोड़ा सा डीप पूछना चाहेगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आपके पूछे जाएंगे। चाहे तो यहाँ पर हम अगर x गुना x कर लें क्रॉस में तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद देखिए अंडर रूट में यहाँ पर आपको दिया गया है आपको 243। ठीक है, इसको भी आप क्रॉस में गुना कर लीजिएगा। 243 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितना बार में आपका लगेगा, 3 8 24, 3 1 3। देखिए 3 3 से हो जाएगा। देखिए आपका 3 3 आपका 9, 9 तिया आपका 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 होगा ना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। क्लियर है। गुना, अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, 2100 आपको 87 दिया गया है। 2187 को आप कैसे लिखेंगे बताइए। 2187 को हम लोग दोस्तों अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, ये आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू फिर आपका 3 इंटू फिर आपका 3। देखिए आपका कितना बार हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना बार हो गया आपका, 6 बार हो गया। एक बार और यहाँ पर आपका होगा, यानी आपका 7 बार होगा। ठीक है, आप 7 बार जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2100 आपका 87। कितना आ जाएगा, 2100 आपका 87 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको 2 2 का पेयर बनाना है। देखिए पेयर बन गया तो यहाँ से आपका 1 3 बाहर निकलेगा, एक ये वाला 3 बाहर निकलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 आपका 9, अंदर में आपका 3 बचेगा। फिर आप इसको गुना करेंगे, यहाँ से देखिए 3 का पेयर बनेगा, यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा और यहाँ पर आपका 3 का पेयर बनेगा। तो ये बाहर निकलेगा तो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पर 27 रखेंगे और आपका अंडर रूट में एक आपका 3 बच गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है। अब देखिए 27 गुना 9 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 7 आपका 63, 3 होगा 6 बचेगा, 9 दूना 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा 24, और गुना में आप कितना रखेंगे आप 3। अब गुना कर लीजिए
देखिए 3 × 3 करेंगे, 3 × 3 = 9 होगा। 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 = 12 के 2 1 बचेगा। फिर 2 × 3 = 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 729 आपका आ गया है ना। 729 आ गया। गलत है या फिर सही है? 729 आ गया है। 729 का आपका वर्गमूल क्या होगा? 729 का अगर हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालें, क्योंकि यहाँ पर आपका x² दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिए आप सभी लोग कि अगर 27 गुना हम लोग 27 करते हैं तो क्या आपका 729 आपका आता है? चेक कीजिए तो। देखिए 9 × 7 = 63, ठीक है। 9 × 7 = 63 का 3 आ जा रहा है। मिस्टेक है क्या? इसको आइए थोड़ा सा देखिए, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका x², ठीक है, बराबर आप ऐसा करते हैं यहाँ पर सिंपली। देखिए थोड़ा सा इरिटेट नहीं होंगे आप सभी लोग, बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 है, गुना में आपका यहाँ पर 27 आपको दिया गया है, ठीक है। 3 गुना अगर 3 करेंगे तो 3 × 3 आपका 9 रूट में, और रूट में से 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब जैसे मान लिया मैं कि यहाँ से स्क्वायर को मैं खत्म कर देता हूँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। 27 का वर्गमूल आपका आएगा क्या? 27 का वर्गमूल आपका कितना आएगा? 27 को आप ये भी तो लिख सकते हो यहाँ पर 9 त्रिक आपका 27, कितना लिख सकते हैं? 9 त्रिक 27। तो ये वाला जो आप 9 यहाँ पर तोड़े हैं, इस 9 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये देखिए 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 त्रिक 9, और इसका वर्गमूल फिर आपका निकल जाएगा 3, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक आपका 27, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। यहाँ पर आपको बताना है इसका यहाँ पर आपका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट आपको निकालना है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया 41 और 600 आपको यहाँ पर दिया गया है 16। देखिए दोनों पर रेकरिंग लगेगा, फिर यहाँ पर रेकरिंग लगेगा, एक आपका यहाँ पर सिंगल आपका बचेगा। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 1 × अगर 1 कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। क्लियर है? या तो 2 × 2 करते कितना बेटर होता। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप 2 गुना यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर आपका सिंगल पर रेकरिंग लगा है तो आप इसको काट लेंगे। अब 1 और 6 ऊपर से नीचे उतार दो, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से अधिक होगा, इसलिए ऊपर जो एक 16 बचा हुआ है इसको नीचे उतारिए। डबल अंक उतारेंगे तो ऊपर में एक आपका 0 होगा। अब यहाँ पर क्या मैं गुना करूँ ताकि 616 के आपके बराबर हो जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 0 और 4 से गुना कर देते हैं। 0 और 4 से गुना कर देते हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, एक बचेगा, एक हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे 4 चौके 16, यानी आपने 4 से गुना किया है। ये आपका यहाँ पर देखिए आपका पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा साथियों? 200 आपका 4 आएगा। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है क्या? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 204। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं 13.69 का वर्गमूल क्या होगा? बीएसएससी का जो पेपर 2013 में आपका कंडक्ट हुआ है 10th लेवल, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो डेट है ना, इसका मेन चीज़ है, इसका डेट आपका नीचे में लिखा हुआ है, इस कारण से मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जगह स्पेस कम हो जाता है, इस कारण से उसको हटा दिया जाता है जो इसका लिखा हुआ डेट है, ठीक है। बाकी जो आपका पॉलिटी का चलेगा उसमें लगा दिया है मैंने कुछ क्वेश्चन में, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन कब 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 का पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया गया है। कहा जा रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकालने के लिए आप ऐसे स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर दिया गया है 13 आपका 69। यहाँ से देखिए पॉइंट को अगर रिमूव मैं कर लूँ तो नीचे में आपका 100 होगा, और 1369 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो मित्रों आपका आ जाएगा आपका 37। कितना आएगा? आपका 37 आएगा। और 100 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 10। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, एक अंक पर आपका 1 0, तो आपका कितना आ जाएगा? 3.7 आपका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आप सभी लोगों को कीमती समय लेते हुए। जैसा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए एक आपको सेपरेट आपको बैच दिया गया है, जो कि कंटिन्यू आपका चल रहा है। पुनः इसको रीस्टार्ट किया गया है। जो नए छात्र हैं आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे 7050513705 पे। साथियों सबसे पहले आप सभी लोग
नंबर का स्क्रीनशॉट करेंगे 7050513705। उम्मीद है कि नंबर आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इस बैच की खास बात यह है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है और आप अच्छे तरीका से खुद के इम्प्रूवमेंट को आप जज कर पाएंगे, आप में क्या कुछ सुधार हुआ और आप कितना सही कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं और साथ ही साथ आपका 100 क्वेश्चंस का जो आपका बुक का प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको कवर कराए जाते हैं, जो एग्जाम के लिए सजेस्टेड आपका बुक है। तो बुक अलग से खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड आपका बुक है, इंपोर्टेंट है, वो सेट बाय सेट करके आपका डिस्कशन चलता है एंड इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से पुनः रिवीजन कर पाए। उसके बाद पटना में चल रहे हैं लगभग जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है आपके ऑफलाइन। इसका कंप्लीट A to Z आपको चीज़ें मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि पेपर के बाद आपको ये ना लगे कि इस सेंटर का क्वेश्चन आया, इस सेंटर का क्वेश्चन नहीं आया। तो ये चीज़ें अब आपके खत्म होने वाला है। और दूसरी चीज़ें कि जब आप इस तरह से चीज़ों को आप कवर करते हैं तो किसी भी सेंटर का सेट प्रैक्टिस सेट या आप टेस्ट उठाते हैं तो उसमें आपका 65+ एक्यूरेसी आपका मेंटेन होता है, क्योंकि आपने टोटल चीज़ों को आपने कवर किया और हर एक तरीका से आपके क्वेश्चन पर आपके कमांडिंग हो जाते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पटना में चल रहे जो आपके संस्थान है A to Z आपके ऑफलाइन सेंटर का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिजल्ट करेक्ट करवाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो आंसर आपको टिक करके PDF दिया जा रहा है, ताकि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज को आप आसानी से रिवीजन कर पाए। एंड इसका 50% सिलेबस डन होने के बाद 156 पेज का जो आपका नोट्स है ये आपको उपलब्ध करा दिया गया है, आप उसको आसानी से पढ़ेंगे। इसका फी ओनली आपका 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया गया है। इसमें आपके खान ग्लोबल स्टडीज का ऑफलाइन सेंटर का भी BSSC कार्यालय परिचारी वाला टोटल आपको नोट्स कवर कराए जाते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक प्रकाशन का एंड आपका चक्षु प्रकाशन का, और अपकमिंग कोई भी आपका लेटेस्ट एडिशन आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, टोटल चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाना है। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे, रिसेंटली आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि यदि √x² + y² इज इक्वल टू आपको दिया गया है आपका 25, y इक्वल टू आपका 2x, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। पहले आप इसको बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि √ आपको यहाँ पर दिया गया है आपका x² प्लस आपको यहाँ पर दिया गया है y² और इक्वल टू आपको दिया गया है 25। साथियों रूट को खत्म करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप सबसे पहले रूट को खत्म करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे। देखिए आपका यहाँ से 2 से आपका स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, आपका 2 से क्या होगा कि आपका जो है रूट आपका कट जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर का रूल है कि आप जो लेफ्ट साइड करेंगे वही आपको राइट साइड करना है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका x² प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा y² और बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600 आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जहाँ पर आपको y दिखे वहाँ पर आप कितना रखेंगे, आप 2x रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो आपका x² है, फिर आपका प्लस y का मान कितना दिया गया है 2x, तो यहाँ पर आप 2x रखेंगे और इस पर आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 600 आपका 25। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका x², ठीक है, प्लस आपका 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और प्लस में आपको यहाँ पर दिया गया है 600 आपका 25। देखिए 4x² और 1x² कितना हो जाएगा आपका 5x² इक्वल टू आपका 625 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है, और फिर आपका 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 2 5 25, यानी x² को अगर इधर हम लोग x करें और स्क्वायर को अगर खत्म करें तो √ आपका 125 आएगा, और 125 का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए आपका √ 125 आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन आपका C करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए घातांक आपका करनी है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 25 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसके बाद
यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/2। देखिए आप इससे स्क्वायर से आप इसको काटेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर गुना है, पावर पर पावर तो पावर गुना, ये आपका कट जाएगा, फ्रैक्शन में है तो 5 पर आपका कितना हो जाएगा, पावर 3। 5 को आप यहाँ पर 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 25 पंचे 125 होगा, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। ठीक है, 25 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए आप सभी लोग इसका और आंसर बताओ, इसका एक्सपेक्टेड आंसर आपका क्या आ रहा है। साथियों यहाँ पर क्या करना है, 27 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 27 के लिए यहाँ पर पावर लिख देंगे आपका 3। ठीक है, 3 पर पावर 3 लिख देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। लेकिन इस पर पावर हमारा दिया गया है -2 में आपको यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पावर पर पावर तो पावर हो जाता है आपका गुना, तो 3 पर पावर 3 इंटू आपका -2 में आपका 3 हो जाएगा। ये 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा 3 पर पावर -2। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको बटे के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसके बटे में नहीं कुछ तो आपका 1 है, और ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा 3 पर पावर आपका 2। पावर पॉजिटिव हो गया, अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9, 1 आपका 9 आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करेंगे। देखिए कहा जा रहा है 1000 दिया गया है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 पर पावर आप 3 लिख सकते हैं। उसके बाद इस पर देखिए आप ऐसे करेंगे, उसके बाद -1 में आपका यहाँ से 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 पर आपका यहाँ पर 3 होगा, इसको आप गुना करेंगे, -1 आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से इससे आप इसको काटेंगे, 10 पर पावर माइनस आपका 1 होगा, इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 है। अब ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पावर को पॉजिटिव करना कंपलसरी है, क्योंकि ऑप्शन आपका उसी टाइप से आपको दिया गया है। 1 आपका ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 आपका 10, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा साथियों कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 36 और के का एलसीएम आपको दिया गया है 72, तो कहा जा रहा है कि के का संभावित मान क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब हमारा कहने का ये है कि 36 एक कोई संख्या है और एक कोई आपका संख्या के है, तो इन दोनों का जो आपका एलसीएम आपको दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि इसका जो एलसीएम है ये आपका 72 है। एलसीएम कितना है, तो आपको 72 है। तो प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा है कि आखिर के की जगह पर मैं क्या रख दूं ताकि एलसीएम आपका क्या हो जाए, 72 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि के की जगह पर कहा जा रहा है कि 24 रख दीजिए, तो 72 हो जाएगा। तो 24 दूना 48, 24 तिया 4 तिया 12, 3 दूना 6 7। चलिए बिल्कुल 24 भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। लेकिन क्या इसको आंसर मान लेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 डिजिट वाला भी दिया गया है, तो इसको भी दोस्तों आपको चेक करना होगा। देखिए के की जगह पर अगर आप 8 को रखते हैं तो भी इसका जो आपका एलसीएम आएगा ये आपका 72 आएगा। के की जगह पर अगर आप 24 को रखते हैं तो भी इसका जो एलसीएम है ये आपका 72 आएगा, और के की जगह पर अगर आप 72 को भी रख देते हैं तो इसका एलसीएम 72 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं या तो 8 हो सकता है, या 24 हो सकता है, या फिर आपका 72 हो सकता है, क्योंकि इसको रखने के बाद जो हमारा हर बार एलसीएम आएगा 72 के बराबर आएगा। यानी के का जो संभावित मान होगा या तो 8 हो सकता है, 24 हो सकता है, या फिर आपका 72 हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि इसमें आपको ये बताना है मोसो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए एचसीएफ कहने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसकी संख्या, उसमें कहा जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि जिसमें जो कॉमन होता है, मतलब अधिक से अधिक जो कॉमन होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सभी पार्ट में अधिक से अधिक कॉमन होगा, ये आपका कहलाएगा एचसीएफ। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, दूसरा टर्म में 2 पर पावर 2 है, और यहाँ पर पावर आपका 2 पर पावर 2, तो कॉमन आपका क्या आएगा, केवल 1 2 आएगा। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 2 इसका कॉमन आ गया। उसके बाद जरा चेक करिएगा आगे, यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, यहाँ पर भी आपको देखिए 3 दिया गया है,
और यहाँ पर भी आपका 3, तो कॉमन क्या आएगा, केवल एक आपका 3 आ जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पर 3 पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब यह है कि आपने यहाँ पर एक 3 लिया, यहाँ से आपने एक 3 लिया, स्क्वायर है तो 2 को 3 होगा, तो 1 को 3 आपका बाहर आएगा कॉमन आकर के, जो तीनों में आपका सेम रहेगा, तो 3 आ गया। उसके बाद बोलिए क्या आएगा, यहाँ पर 5 पर स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी आपका 5, तो एक 5 आपका आ जाएगा बाहर। 5 तिरिक 15 दूना आपका कितना हो जाएगा 30, यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दिया गया ए बी और ए स्क्वायर बी सी का एच सी एफ क्या होगा। तो इसका भी आपको यहाँ पर एच सी एफ निकालना है, निकाल लीजिए। इसको आप चाहो तो आप मल्टीपल में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं एक बार लिख देता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है बिल्कुल एकदम परेशान हो जाते हैं। ए क्यू को आप 3 बार लिखेंगे, ए इंटू ई, फिर आपका बी क्यू दिया गया है तो बी को आप कितना बार लिखेंगे, आप 3 बार लिखेंगे। उसी तरह से सी इंटू आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 3 बार। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका देखिए दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू आपका ए हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर बी इंटू आपका बी हो जाएगा, फिर आपका सी स्क्वायर दिया गया है तो सी इंटू आपका सी होगा। उसके बाद ए बी सी आपको दिया गया है तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ए इंटू आपका बी इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका सी। आप सभी में आप लोग कॉमन निकालिए, क्या आपका कॉमन आता है। यहाँ पर आप कॉमन निकालिए, यहाँ पर आपका ए है, इस ए को मैंने ले लिया। दूसरा टर्म में आप जाइएगा तो यहाँ से भी आपका ए कॉमन आएगा, और यहाँ से भी आपका ए आएगा, और यहाँ से भी आपका ए आएगा, मतलब ए एक कॉमन आ गया। अब यहाँ पर तीसरा टर्म में देखिए ए आपका बचा है, नहीं बचा है, तो सभी टर्म में आपका होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए आप बी ले लो, यहाँ से भी आप क्या करेंगे, बी ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपका देखिए एक बी है तो ये आपका बी आ जाएगा कॉमन। उसके बाद यहाँ से सी लेंगे, यहाँ से पुनः आपका सी आ जाएगा, और यहाँ पर एक आपका सी है, इस सी को लेंगे, यहाँ पर भी आपका सी है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा सी कॉमन। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए बी सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। इससे आसान होता है कि यहीं से आप सभी लोग कॉमन कर लेते। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो कहा जा रहा है कि इसका एच सी एफ क्या होगा। जरा गौर करेंगे। देखिए दिया गया है दो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है जैसे 5 है तो 5 के तुरंत आपके अभाज्य संख्या आपका 7 होगा, इसी को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। जैसे हम आपको बोले कि आपका 9 है और हम आपको ये कहें दूसरा सह अभाज्य संख्या इसी के साथ में, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 के बाद आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा यहाँ पर, ये तो आपका भाज्य संख्या है। जैसे अगर हम आपको ये बोले 11 है तो उसके बाद आपका क्या होगा 13। ठीक है, ये क्या कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या जो होता है इसका एच सी एफ हमेशा 1 होता है। देख लीजिए यहाँ पर आपका एच सी एफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जब कॉमन कुछ नहीं आता है तो इसका एच सी एफ क्या होता है 1। आप क्वेश्चन में देखिए कैसे फंसाने का प्रयास किया है। कहा जा रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, इसका एच सी एफ क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी सह अभाज्य संख्या की बात होती है या अभाज्य संख्या की, इसका एच सी एफ हमेशा आपके 1 होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। मित्रों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है इसका मौसम क्या होगा। जो पूछा जाता है उसके लिए हम लोग ऊपर वाला का निकालते हैं और नीचे वाला का उसके बाद वाला। जैसे एच सी एफ पूछा गया है तो नीचे एल सी एम निकालिएगा, ऊपर एच सी एफ निकालना है। और अगर आपको यहाँ पर ये कहा जाता है इसका एल सी एम क्या होगा, तो ऊपर वाला का एल सी एम निकालते हैं और नीचे वाला का एच सी एफ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एच सी एफ क्या होगा, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है इसका मौसम क्या होगा। तो देखिए 34, 85 और 68 का एच सी एफ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका 17 होगा। कितना होगा आपका 17 होगा, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 17 चौके 68, तो कितना हो जाएगा 17। इसका हो गया एच सी एफ। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 9, 18 और 45 का आपका एलसीएम क्या होगा बताइए।
निकालिए आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के। एलसीएम इसका हो जाएगा 45 दूना आपका 90, क्योंकि 90 9 18 और 45 सभी से आपका डिवाइड होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 बटे आपका 90। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न जरा आप गौर करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई आपका तीन संख्या है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका ये सेकेंड नंबर है, और ये आपको यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। इन तीनों का जो आपका रेशियो है ये आपका 3:2, आपका 4:2, आपका 5 दिया गया है। कहा जा रहा है कि 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लॉसो दिया गया। अच्छा, इसका लॉसो दिया गया है, मतलब इसका एलसीएम जो है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2400। कितना दिया गया है दोस्तों? ये आपका 2400 आपको इसका एलसीएम दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एक्स वाई मान करके, आप यकीनन मानिए कि आप परेशान हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। और इस मेथड को काफ़ी सारे कैंडिडेट सीख करके कहते हैं कि जो है क्वेश्चन हार्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आपको इजी लगना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको तीन संख्या दिया गया है और इसका यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपको दिया गया है 2400 एलसीएम दिया गया है। यही तीन संख्याओं का एलसीएम कहा जा रहा है कि 2400 दिया गया है। और आप अगर लाते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ रहा है इसका कितना आपका, तो देखिए आपका कितना एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 5 चौके 20 और 20 3 कितना हो जाएगा 60। जब आप 3 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 60 आ जाएगा। निकाल लेना आप सभी लोग, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलसीएम 2400 है और आप कह रहे हैं कि एलसीएम इसका 60 है, तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है मोसो क्या होगा, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि 3 4 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा। जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौके आपका 24, 1 0, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40। ऑप्शन आपका बी सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के लॉसो मतलब एलसीएम और आपका एचसीएफ क्रमशः इतना दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई दो संख्या है, इसका एलसीएम यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 2400 आपको दिया गया है। ठीक है, 2400 दिया गया है। उसके बाद इसका अगर यहाँ पर एचसीएफ की मैं बात करूँ तो इसका जो एचसीएफ है ये आपका 16 दिया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या दिया गया है 480, मान लिया मैंने कि एक संख्या इसका कितना दिया गया है 480 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर आपका वाट। ठीक है, चलिए जब भी इस तरह का दिया रहता है तो हमारा फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब एलसीएम गुना आपका क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। दो संख्या में एक संख्या आपको दिया गया है 400 आपका 80, दूसरी संख्या हमें निकालना है बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम का मान आपको यहाँ पर दिया गया है आपको 2400 गुना एचसीएफ का मान दिया गया आपका 16। अब देखिए दूसरा संख्या आपको यहाँ पर निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2400 गुना में आपका हो जाएगा 16 और बटे में आपका 400 जो 80 है ये आपका नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए 0 से आपका 0 कटेगा, 16 से काटेंगे, 16 3 48, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 आपका 0, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 80। दूसरी संख्या हमारा आ जाएगा 80, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सामने, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है और उसका लॉसो 400 आपका 62 है। इन दोनों संख्याओं का मौसो क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए साथियों जरा आप गौर करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है आपको 2700 आपको 72, मतलब कोई दो संख्या है और इन दोनों का गुणनफल दिया गया है, मतलब इन दोनों का जो मान है ना ये आपको गुना करके आपको दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 2700 आपको यहाँ पर 72 आपको दिया गया है। क्लियर है। कहा जा रहा है कि उसका लॉसो
दिया गया आपका 462। लॉसा का मतलब होता है आपका एलसीएम। एलसीएम आपको यहाँ पर दिया गया है 400 आपको 62। उसके बाद कहा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा, मतलब आपको ये कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू वाट। अब आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 आपको 72 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2700 आपका 72 हो जाएगा। इसमें आपका एलसीएम आपको दिया गया है 400 आपका 62। उसके बाद यहाँ पर आपका एचसीएफ आपको दिया गया है, निकालना है, सॉरी एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे कैसे भाई, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है 2772। तो 2772 को आप यहाँ पर सिंपली ऊपर आप रखेंगे और जो गुना में रहता है वो आपका भाग में आ जाता है, तो आपका 462 आपका नीचे में आएगा। अब काटिए, इसको आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग काट लेंगे इसको, बिल्कुल आप इसको काट लेंगे। 2 से इसको काटिए, तो 2 से अगर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 त्रिक 6, 2 एकम आपका 2। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 त्रिक आपका 6, एक बचेगा 2 8 16, 2 छक आपका 12, 13 86 आएगा ऊपर अगर काटिएगा तो। अब इसमें 6 से गुना कीजिए, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, 6 से कट जाएगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी। अगर आपने ऑप्शन सी लाया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। ठीक है, कहा जा रहा है एक कोई शहर है, यहाँ की 62% जो जनसंख्या है ये शिक्षित है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। कहा जा रहा है कि यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका दिया गया है 24,567 है, तो प्रश्न कहा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 62% जो जनसंख्या है ये आपका शिक्षित है, और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। मतलब यहाँ पर परसेंटेज में आपको दिया गया है कि 62% लोग शिक्षित है। इसका मतलब हर एक 100 व्यक्ति में से जो 62 व्यक्ति होगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, और बाकी जो आपका शेष बच जा रहा है 62 में से जो आपका शेष बच जा रहा है, कितना बच जा रहा है 38 बच जा रहा है ना। 38 जो आपके लोग बच रहे हैं ये क्या है, अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये क्वेश्चन का हमारा मेन थीम है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अगर 62% अगर लोग शिक्षित है तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल जो जनसंख्या है वहाँ पर जो भी आपका टोटल जनसंख्या अभी पता ही नहीं है कि जनसंख्या वहाँ का है कितना, तो हम लोग 100% मान लेंगे और 100 से गुना कर देंगे तुलना करके, तो टोटल जनसंख्या निकल जाएगा। अब देखिए ना कैसे निकल जाएगा, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूरा मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो आपका 62% आपको शिक्षित जनसंख्या दिया गया है ये प्रतिशत में है। आपको ये बताना है कि उस गाँव की जितना आबादी रही होगी या उस शहर की, वहाँ पर टोटल बताना है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितना है, क्योंकि शिक्षित लोगों की संख्या आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए साथियों सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ पर टोटल आबादी कितना रहा होगा, 100% आपका रहा होगा, यानी कुल आबादी की अगर मैं यहाँ पर वो बात करूँ तो टोटल अपने आप में कितना होता है आपका 100% होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि शहर में, कहा जा रहा है कि यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो जरा गौर करिएगा, ये आपका 24,000 आपको दिया गया 567। मतलब आपके प्रश्न में कहा जा रहा है कि 24,500 जो 67 है ये अशिक्षित है, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 62% लोग हैं ये कहा जा रहा है शिक्षित है। मतलब 100 में अगर 62% लोग अगर शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो आप ये कहिएगा कि जो अशिक्षित होगा वो कितना होगा, 38 होगा। कितना होगा, 38 होगा, क्योंकि 100 में से अगर 62% अगर लोग आपके पढ़े लिखे हैं तो जो 38 आपका शेष बच रहा है 100 में से, ये क्या होगा, अशिक्षित होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 24,567 लोग अशिक्षित है और आप कह रहे हैं कि 38 लोग अशिक्षित है, तो अशिक्षित की तुलना अशिक्षित से कर देंगे, जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। निकालना क्या है, तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि वहाँ टोटल आबादी है कितना। तो टोटल आबादी हमने कितना माना है 100, तो जो निकालना है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे कि टोटल आबादी क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसी टोटल आबादी में से हमें ये निकालना है कि उसमें शिक्षित लोग आखिर कितना है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि टोटल आबादी कितना है। इसको काटिए आप सभी लोग,
2 से काटेंगे तो ये आपके 19 बार में आपका कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 पचे 10, एक आपका 0। 19 से आप ऊपर काटिए इसको, देखिए आपका कितना बार में कटता है। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 नमा 171, 19 तिया आपका 57, यानी आपका 1293 बार में कटेगा। और इसको साथियों अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1293 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1293 को, तो आपका आ जाएगा 64,650। कितना आ जाएगा? 64,000 आपका 650 आ जाएगा। आप लोग इसको गुना कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए ना, आपका 5 तिरिक 15 का 5 एक बचेगा, 9 पचे 45, 1 46 का 4, 6 4 बचेगा। उसके बाद 5 दूना 10 और 4 14 का 4 एक बचेगा, 5 कम 5 1 6 हो गया। क्लियर? इतना आप कर ही सकते हैं। मतलब अगर कुल आबादी की मैं बात करूं तो टोटल आबादी कितना है उस गांव की, सॉरी उस शहर का? 64,650। आप याद रखना, आपने ये निकाल लिया है। टोटल अगर एग्जैक्ट आबादी की मैं बात करूं वहां पर, तो ये आपका हो जाएगा 64,600 आपका 50 वहां की टोटल आबादी है। क्लियर है? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो आबादी है ये आपका कितना है? आप कह रहे हैं कि यहाँ की आबादी है 64,650 है, और यही आबादी अपने आप में कितना होता है? 100%, क्योंकि यहाँ पर आप क्या माने थे? 100% आप वहाँ की आबादी को माने थे, इसलिए आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 100% रखेंगे। टोटल आबादी की तुलना टोटल आबादी से आपने कर दिया। अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। कहा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो जरा आप मुझे ये बताओ कि अब आप कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा था? कहा जा रहा था कि 62% लोग क्या है? शिक्षित है। हमने ये क्वेश्चन में लिखा है कि 62% लोग शिक्षित है, तो इसी 62% को आप यहाँ पर क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो आपको ये पता चला जाएगा जब आपके 62 लोग अगर शिक्षित है 100 में से, तो आपका ये निकल जाएगा कि टोटल आबादी 64,650 में से कितना लोग शिक्षित होंगे। इसकी आप वैल्यू को फाइंड आउट आप कर सकते हो। काट लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा। अब ऊपर आप गुना कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 64, अब इसको इसलिए नहीं काटना है क्योंकि काटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो आपका बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, या आप इसको काट भी सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। काट लीजिए आप सभी लोग। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पचे आपका 10 हो जाएगा, ऊपर काटेंगे तो आपका 31 होगा। 5 से ऊपर काट लीजिए, 5 कम 5 एक बचेगा, 5 दूना आपका 10 4 बचेगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 नमा 45 एक बचेगा, 5 तरीक आपका 15। ठीक है ना? तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 1200 आपका 93 गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 31। अब इसको आप गुना कर लेना, मुझे उम्मीद है कि आप इसका गुना कर ही लोगे। इसका जब आप गुना करेंगे साथियों तो आपका आ जाएगा 40,083 व्यक्ति आता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको गुना कर लेना, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न आपके सामने है, जरा आप ध्यान से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, और कहा जा रहा है कि वृद्धि की दर आपके 4% है। यानी एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में है आपका 12 लाख, 1 2 3 4 5, यानी वर्तमान में कितना है? 12 लाख है, और इसमें 4% की वृद्धि होगा, और ये वृद्धि 2 वर्ष तक होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका 104 हो जाएगा, क्योंकि 4% की वृद्धि होगी तो 104 हो जाएगा। और नीचे में आपका कितना हो जाएगा? 100। फिर आपका 4% का वृद्धि होगा तो 104 होगा, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा? आपका 100। अब सभी लोग सॉल्व करिए, इसको आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 00 से आपका 00 कट जाएगा, फिर 00 से फिर आपका ये 00 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 120 गुना 104, और उसके बाद पुनः आपका गुना होगा 100 आपका 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे हैं। 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। ठीक है? देखिए अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि टोटल अगर 200 अगर आपका व्यक्ति है किसी गांव में, और 111 व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, तो अशिक्षित की अगर बात करेंगे, अनएजुकेटेड का, यानी जो आपके अशिक्षित है,
तो 200 में से आप 111 को घटा लेंगे, ठीक है। अशिक्षित लोगों का निकल जाएगा, ठीक है ना। अशिक्षित लोगों की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 200 में से 111 को अगर आप घटा लेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 80 आपका 9। तो यही क्या है, अशिक्षित व्यक्ति है। तो इसी का आपको प्रतिशत बताना है। अशिक्षित का प्रतिशत बताना है तो अशिक्षित को आप ऊपर रखेंगे और टोटल व्यक्ति आपका कितना है, तो टोटल आपका 200 व्यक्ति है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। इसी 200 व्यक्ति में से आपका 89 अशिक्षित है, तो 89 आपका अशिक्षित है, नीचे आपका शिक्षित हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको आप काटिएगा 100 से, तो आपका 2 टाइम्स में आपका कटेगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 89 अपॉन आपका 2। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 चौके 8, फिर आपका 2 चौके 8.2 आपका 10, यानी 44.5% आएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। 85% खर्च करने के बाद कहा जा रहा है कि आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का मासिक वेतन अपने आप में आपका कितना होगा, अपने आप में किसी भी व्यक्ति का मासिक वेतन चाहे वो जितना भी कमाता हो अपने आप में आपका 100% होता है। अब कहा जा रहा है कोई व्यक्ति 1200 रुपया बचाता है, कितना बचाता है, कोई व्यक्ति 1200 रुपया जो है आपका बचाता है, और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 85% जो है खर्च कर देता है। अच्छा आप ये मुझे ये बताइए, 85% अगर आप खर्च कर देते हैं और आपका जो इनकम है ये आपका, इसका मतलब 100% आपका रहा होगा, क्योंकि आप प्रतिशत में आप 85% को आप खर्च कर देते हैं। तो इसका मतलब आपका बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 15% बचेगा, क्योंकि 85% आप खर्च कर देते हैं तो 15 बचेगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1200 रुपया बचाता है और आप कह रहे हैं कि 15 बचाता है, तो जो बचत है बचत की तुलना आप बचत से कर देंगे, जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन हम लोगों ने कितना माना है, 100 माना है। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से काटेंगे आप सभी लोग, तो 15 8 120, एक आपका 0 आएगा, एंड इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8000, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। कहा जा रहे हैं एक व्यक्ति, कहा जा रहा है कि ऋण अदाई के लिए प्रति महीने, ठीक है, एक व्यक्ति ऋण अदाई के लिए प्रति महीने 8960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो कहा जा रहा है कि उसके मासिक वेतन की गणना करें। जरा गौर करिएगा ध्यान से। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक कोई व्यक्ति है और ये ऋण अदाई के लिए 8960 रुपया जो है ये आपका देता है, ठीक है, देता है कितना, तो 8960 रुपया किसी को देते हैं। यहाँ पर निश्चित राशि आपको कितना दिया गया है, 8900 आपको 60 आपको दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो उसके मासिक वेतन का कितना है, तो 28% है। मतलब जो 28% है ये किसके बराबर है, तो यानी कहने का मतलब है 8960 के बराबर है, क्योंकि उसका जितना भी इनकम है उन इनकम जो है उसमें से जब 28% वो किसी को देता है तो वो कितना दे रहा है, तो आपके 8900 आपके 60 रुपया दे रहे हैं। यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है 8960 रुपया और आप कह रहे हैं कि 28% दे रहा है, तो 28% को आप कितना रखेंगे, नीचे में रखेंगे, क्योंकि 8960 रुपया दे रहा है और आप कह रहे हैं कि 28% दे रहा है, तो आप यहाँ पर तुलना कर देंगे। अब जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे। मासिक वेतन उनका कितना है, तो आप यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर काट लीजिए इसको आप सभी लोग तेजी से, आंसर आपका आ जाएगा। इसको अगर आप दोस्तों डायरेक्ट इसको आप अगर डिवाइड करेंगे या तो फिर आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं। इसका आपका 300 आपका 20 बार में आपका लगेगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 32 पर आपका यहाँ से 3 0 आ जाएगा। 32 पर 3 0 यानी आपका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरी चीजें आप ये समझिए कि अगर आपको निकालना है मासिक वेतन, तो मान लिया मैंने कि मासिक वेतन अगर इसका यहाँ पर आपका x है, इसका 28 जो प्रतिशत है, मासिक वेतन का कितना है
28 जो आपका प्रतिशत है, प्रतिशत को खत्म करेंगे नीचे में 100, ये किसके बराबर है? तो आपको प्रश्न में कहा जा रहा है ये जो आपका बराबर है 8900 आपके 60 के आपके बराबर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 28 से काटेंगे तो आपका 300 आपका 20 आएगा, और इसको आप क्रॉस में गुना कर लेंगे तो आपका x इक्वल टू आपका 300 आपके 20 पर आपका 3 0 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हीरू ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया। जब आप किसी पुराने सामान को खरीदते हैं और उनके जब इन्वेस्टमेंट यानी उसको ठीक कराने में या फिर आप जो भी चीज़ें कराते हैं, ऊपरी अगर आपका जो व्यय होता है, आपकी मूल कॉस्ट प्राइस और ऊपरी व्यय दोनों मिल करके टोटल आपके कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की मैं थोड़ा सा पहले बात करूँ तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका 47,000 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 47,000 रुपया। 47,000 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3,000 रुपया ऊपर से वो इसकी मरम्मत पर खर्च करता है, तो ये 3,000 इसमें जाकर के आपका ऐड हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो आपका सीपी आएगा 47,000 और 3,000, टोटल आपका कितना हजार हो जाएगा? तो टोटल आपका यहाँ से हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में, यदि वो कार को 58,000 रुपया में बेचता है, यानी खरीदा है 50,000 में और बेच कितना मेरा, यानी एसपी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है 58,000 रुपया में वो व्यक्ति कार को बेचता है, तो इसका प्रॉफिट कितना का होगा? प्रॉफिट आप कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा कितना का? 8,000 का। 50,000 में खरीदेंगे, 58,000 में अगर आप बेचेंगे तो 8,000 का प्रॉफिट होगा। तो प्रश्न कहा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अगर परसेंट की मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ इसका कितना है? तो आप कहेंगे 8,000 है, और क्रय मूल्य की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्रय मूल्य इसका है आपका 50,000। कितना है? 50,000 इनका क्रय मूल्य। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा आपका निकलता है सीपी पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर। ऊपर 3 0 काटेंगे, नीचे में 3 0 कटेगा, 50 से काटेंगे, 50 दूना 108 दूना आपका 16%। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के आपके बराबर है। क्वेश्चन बनाइए। अगर आपका बन रहा है क्वेश्चन तो आप समझिए कि आप सही तरीका से आप चीज़ों को, मैं समझता हूं कि सही तरीका से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग मुझे लगता है कि 3 बार आपका रिपीट कर गया होगा सेम पैटर्न पर, केवल आपका डिजिट चेंज होता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के आपके बराबर है। तो मतलब कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है, जो विक्रय मूल्य रहता है वो क्रय मूल्य बन जाता है। और दूसरा तरीका यहाँ पर इस क्वेश्चन को पकड़ने का यह है कि यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत जब आपको निकालना है तो निश्चित तौर पर आप वस्तु को कितना में खरीदेंगे? आप वस्तु को खरीदेंगे कितना में? आपने 20 में खरीदेंगे, और इसको आप बेचेंगे कितना में? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इसको 25 में हमें बेचना होगा, तभी हमें जाकर के प्रॉफिट होगा। और ये कितना का प्रॉफिट होगा? तो 5 का होगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जरा आप मुझे ये बताओ कि इसका लाभ प्रतिशत आपका क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका 20 है, और प्रतिशत के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से काटेंगे तो आपका 20 पचे आपका 100 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे ये आपका 25 होगा, और एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हो, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो साथियों आज का क्लास यहीं पर आपका खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। टोटल चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीट A to Z आपको चीज़ें कवर कराए जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट आप ज्वाइन करेंगे। उसमें थियोरटिकल चीज़ें A to Z आपको कवर कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से अपनी तैयारी को कर पाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।